नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप अपने घर पे ठीक होंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं सामान्य ज्ञान की पहली सीरीज के साथ। दोस्तों, मेरे पीछे आपको ये कुछ आंसर लिखे हुए दिख रहे हैं। हम लोग आज तक जब भी पढ़ते हैं, किसी भी प्रश्न को याद करना हमारे लिए बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि प्रश्नों के उत्तर को हम लोग कब तक याद रखें। लेकिन मैं एक छोटा सा दूसरा ट्रिक लेकर के आया हूं। ये जितने भी यहाँ पर लिखे गए हैं, ये सभी आंसर हैं। और यदि आंसर हम लोग याद करके क्वेश्चन की तरफ जाएं, हर एक आंसर से कई क्वेश्चन बन जाएंगे। तो उस तरह से मैं मानता हूं शायद आपके लिए याद करना किसी भी चीज को थोड़ा आसान होगा। देखिएगा, पहले नंबर पर है भारत। जिस देश में हम लोग रहते हैं उसका नाम भारत है, आप जानते हैं। कई बार ये कहा जाता है, कई बार ऐसे प्रश्न आ जाता है कि दुनिया में ऐसा कौन सा देश है जिसके सबसे ज्यादा नाम है। तो पहले नंबर पर मैं इसको भारत बोलूंगा। बहुत पुराने टाइम पर हमारे देश को बोला जाता था आर्यवृत्त। वृत्त बोलते हैं गोल को। आज भी आपने जब किसी गांव की संरचना देखी होगी, गांव हमेशा गोल होते हैं। और आर्य का मतलब होता है श्रेष्ठ, यानी दुनिया की सबसे श्रेष्ठ जाति। तो आर्यवृत्त का मतलब होता है दुनिया की सबसे श्रेष्ठ जाति का घर। इसलिए कभी हमारे देश का नाम आर्यवृत्त हुआ करता था। कई बार पेपरों में प्रश्न आ जाता है, हमारे देश का नाम भारत कैसे पड़ा। और अलग अलग किताबों में आप पढ़ेंगे, अलग अलग आंसर होते हैं। कई किताबों में यह आंसर देखने को मिलता है कि राजा दुष्यंत के पुत्र के नाम पर हमारे देश का नाम भारत पड़ा। एक किताब में मैंने यह भी देखा कि महर्षि ऋषभदेव के पुत्र के नाम पर हमारे देश का नाम भारत पड़ा। इन दोनों प्रश्नों से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण अब ये दो प्रश्न हैं। हिंदुस्तान, ज्यादातर मैंने सीरीजों में देखा है, जो टेस्टों की सीरीज आती है, कि हिंदुस्तान हमारे देश का नाम कैसे पड़ा, या हमारे देश को सबसे पहले हिंदुस्तान किन लोगों ने बोला। तो जो भी मुस्लिम आक्रमणकारी हमारे देश में आए थे, इन्होंने सबसे पहले हमारे देश को हिंदुस्तान बोला। और ईरान के लोगों ने सबसे पहले हिंदुस्तान बोला था भारत को। और उसके पीछे का एक रीजन है, आप लोग जानते होंगे, पाकिस्तान में एक नदी बहती है जिसका नाम है सिंधु। और सिंधु नदी के किनारे रहने वाले लोगों को बोला जाता था सिंधुस्तानी। तो उन लोगों की जुबान से वो वर्ड नहीं बोला जाता था, क्योंकि हम लोग हिंदू धर्म में यकीन रखते थे। तो सिंधु नदी के स्थान पर जितने लोग रहते थे उसको हिंदू बोलते थे। और हिंदू और स्थान के नाम पर इस देश का नाम पड़ा हिंदुस्तान। कुल मिलाकर प्रश्न इस प्रकार से होगा कि भारत को सबसे पहले हिंदुस्तान कहां के लोगों ने बोला। तो आंसर होगा ईरान के लोगों ने। अगला है दोस्तों इंडिया। भारत को सबसे पहले इंडिया किसने बोला। आपको पता है अंग्रेजों ने बोला होगा, लेकिन अंग्रेज जिस महाद्वीप से है उसको यूरोप बोलते हैं। यूरोप में ज्यादा नहीं तो कम से कम 70-80 देश है। तो आप लोग ध्यान देंगे, सबसे पहले यूरोप के लोगों ने भारत को इंडिया बोला था। और उसका एग्जाम्पल हम लोग देख सकते हैं, जब एक विदेशी आक्रमणकारी भारत में 326 ईसा पूर्व आया था, सिकंदर महान। तो सिकंदर महान के साथ एक बहुत बड़े रचनाकार, एक लेखक आए, मेगास्थनीज, जिन्होंने एक किताब लिखी थी इंडिका। और उसी इंडिका के कारण भारत को इंडिया कहा जाने लगा। अब दोस्तों, इससे भी कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न, कई बार छोटी छोटी सीरीजों में प्रश्न पूछ लिया जाता है कि भारत देश की राजधानी का क्या नाम है। हो सकता है उसमें आंसर दिल्ली दे रखा हो या आंसर नई दिल्ली दे रखा हो। तो ये चीजें आपके लिए समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। दिल्ली और पुरानी दिल्ली, नई दिल्ली और पुरानी दिल्ली, दोनों में बहुत ज्यादा अंतर है। देखिएगा, पहले कभी इस जगह का नाम इंद्रप्रस्थ होता था। आपने पढ़ा होगा, आपने सुना होगा कि जहां पर आज दिल्ली है, एक्चुअल में ये अरावली पर्वत के शिखर के ऊपर बसा हुआ एक शहर है। और कई छोटे छोटे शहरों का एक समूह हुआ करता था। तो जब पांडवों ने इसको बसाया, उस जगह, उस स्थान पर इसका नाम था इंद्रप्रस्थ। बाद में जब मुस्लिम शासक हुए तो उन्होंने हमारे शहर का नाम रखा पुरानी दिल्ली। अब बात आती है, फिर पुरानी दिल्ली से ये नई दिल्ली कैसे हुआ। तो देखिएगा, एक टाइम ऐसा था जब हमारे देश की राजधानी कोलकाता हुआ करती थी। भारत आजाद हुआ
1947 में। तो जब भारत आजाद हुआ था उस समय हमारे देश की राजधानी थी नई दिल्ली, लेकिन उससे पहले यह बात है 1911 की। और भारत में एक अंग्रेज राजा आए थे, इंग्लैंड के महाराजा, जिनका नाम था जॉर्ज पंचम। वो जॉर्ज जो पंचम थे 1911 में वो भारत आए और उन्होंने क्या किया, उन्होंने इंडिया में आकर दिल्ली के अंदर 12 दिसंबर 1911 को उन्होंने दिल्ली दरबार लगाया। और उन्होंने जो दिल्ली दरबार लगाया, उन्होंने घोषणा करी कि आगे से भारत की राजधानी अब नई दिल्ली होगी। उस समय हो सकता है कि वहां पे रहने वाले, उपस्थित होने वाले सभी राजा बहुत खुश हुए हो, लेकिन इसको कलकत्ता से राजधानी को दिल्ली बसाना, यह भी अंग्रेजों की एक चाल थी। वो कैसे, देखिएगा, जो इंडिया था, कोलकाता बिल्कुल उसके पूर्वी कॉर्नर पे पड़ता था और दिल्ली यहां था, क्योंकि उस समय पूरा पाकिस्तान भी उन लोगों के अधीन था। तो इस कोने से और इधर दूसरे वाले कोने तक साम्राज्य को चलाना उनके लिए बहुत ज्यादा मुश्किल था। तो उन्होंने बीच के क्षेत्र को चुना, जिसके कारण वो प्रत्येक स्थान पर अपनी नजर रख सके। इसलिए 12 दिसंबर 1911 को जॉर्ज पंचम ने घोषणा करी कि भारत की राजधानी क्या होगी, नई दिल्ली। अब प्रश्न आता है, जब 1911 में ही राजधानी नई दिल्ली बनी, तो क्या नेक्स्ट डे से ही ये ऑफिशियल हमारी कैपिटल हो गई? तो ऐसा नहीं है। इसके बाद 13 फरवरी 1931 को, उस समय जो भारत के वायसराय थे उनका नाम था लॉर्ड इरविन, उनका नाम था लॉर्ड इरविन। उन्होंने उद्घाटन किया था हमारे देश की राजधानी का। अगला है क्वेश्चन, प्रकाश वर्ष। कभी कभी पेपरों में एक प्रश्न पूछा जाता है कि प्रकाश वर्ष किसको कहते हैं। तो दोस्तों, सूरज की किरणें एक साल में जितनी दूरी तय कर पाती हैं उसे हम लोग प्रकाश वर्ष बोलते हैं, जिसको अंग्रेजी में बोला जाता है लाइट ईयर। और मैं मोटे मोटे शब्दों में आपको बताऊं तो लगभग एक वर्ष में 9 खरब 55 करोड़ किलोमीटर के समथिंग सूरज की रोशनी पहुंच जाती है। हम छोटी से छोटी दूरी को जिस चीज में मापते हैं उसको हम लोग मिलीमीटर बोल सकते हैं, सेंटीमीटर बोल सकते हैं, मीटर बोल सकते हैं, किलोमीटर बोलते हैं। लेकिन जब कभी भी एक ग्रह से दूसरे ग्रह की दूरी को मापा जाता है तो हम लोग अक्सर उसको या तो किलोमीटर, अदरवाइज हम उसको लाइट ईयर यानी प्रकाश वर्ष में माप सकते हैं। प्रश्न है, क्या प्रकाश वर्ष से भी बड़ा कोई मात्रक हो सकता है दूरी को मापने का? जी हाँ दोस्तों, वो होता है पारसेक। अब पारसेक का इस्तेमाल कहां पे किया जाता है? ये डिजिट बनाई गई, इसका इस्तेमाल बहुत कम होता है, लेकिन इसका इस्तेमाल हम लोग किस चीज के लिए करते हैं? खगोल वैज्ञानी जब एक ब्रह्मांड से और दूसरे ब्रह्मांड की दूरी को मापते हैं, जिसको हम लोग गैलेक्सी बोलते हैं, एक गैलेक्सी से दूसरे गैलेक्सी के बीच की मापी गई दूरी को हम लोग जिसमें मापते हैं उसको पारसेक बोलते हैं। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों, कभी कभी पेपर में क्वेश्चन आ जाता है, संपूर्ण दुनिया के अंदर ऐसा एकमात्र देश कौन सा है जो यहूदी देश है? तो यहूदियों का एकमात्र देश है इजराइल। आजकल बहुत चर्चा में चल रहा है क्योंकि इसका झगड़ा चल रहा है। तो प्रश्न इस प्रकार से भी होता है कि इजराइल की कैपिटल का क्या नाम है? तो दोस्तों, इसकी कैपिटल का नाम है तेल अबीब। उम्मीद करता हूं आप ध्यान रखेंगे। तेल अबीब राजधानी है इजराइल की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सहारा मरुस्थल। पेपर में प्रश्न होता है कि दुनिया का सबसे बड़ा मरुस्थल, सबसे बड़ा रेगिस्तान, आप मरुस्थल बोल सकते हैं, आप रेगिस्तान बोल सकते हैं। सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? तो दोस्तों वो है सहारा का रेगिस्तान। अब आप देख लीजिएगा, जब भी आप इस प्रकार के क्वेश्चन याद करें, एक तो होता है विश्व में सबसे बड़ा, विश्व में सबसे बड़ा सहारा हो गया जो कि अफ्रीका महाद्वीप में आता है। प्रश्न कुछ इस प्रकार से आ सकता है कि एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा वो गोबी मरुस्थल है जो मंगोलिया देश में आता है। और प्रश्न कुछ इस प्रकार से आए कि भारत देश का
सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? तो वो है थार, राजस्थान के अंदर पड़ने वाला। अधिकतर बच्चे एक चीज नहीं जानते, भारत में 2 रेगिस्तान है, एक थार का रेगिस्तान और दूसरा है कच्छ का रेगिस्तान जो गुजरात में आता है। लेकिन कच्छ का जो रेगिस्तान है वो नमक से बना हुआ रेगिस्तान है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न कुछ इस प्रकार से आ सकता है कि भारत में कौन सा पर्वत सबसे ऊंचा है? पर्वत का मतलब होता है पर्वत के शिखर से। आपको जानकर शायद आश्चर्य हो कि वो पर्वत, और पर्वत का नाम है हिमालय और उस चोटी का नाम है माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट जो चोटी है इसकी ऊंचाई है 8,848 मीटर। लेकिन अभी कुछ दिन पहले जब इस चोटी को मापा गया, इसकी ऊंचाई थी 8,850 मीटर। इसका मतलब हो गया कि 2 मीटर इस चोटी की हाइट बढ़ी। इससे पता है कौन सी चीज सिद्ध होती है कि जो हिमालय पर्वत है अभी भी वह जमीन में से ऊपर निकल रहा है। तो हिमालय के ऊपर कई प्रश्न बनते हैं। कौन सा पर्वत सबसे नया पर्वत है? वो हिमालय। हिमालय किस प्रकार का पर्वत है? वलित और मुड़ादाब पर्वत है। प्रश्न यह होगा कौन से पर्वत की चोटी सबसे ऊंची? तो माउंट एवरेस्ट 8,848, ये नेपाल देश के अंदर आती है। प्रश्न है भारत देश में फिर कौन सा पर्वत सबसे पुराना है? तो दोस्तों वो है अरावली। कोई पर्वत नया या पुराना कैसे हो सकता है? जो पर्वत बढ़ता है उस पर्वत को हम लोग नया पर्वत मानते हैं, और जो पर्वत पूरी तरह से बढ़ चुका है वो पुराना पर्वत माना जाता है, वो है अरावली। हमारे दिल्ली यानी लगभग हरियाणा से लेके गुजरात के बीच में जो पहाड़ फैला हुआ है उसे हम लोग अरावली पर्वत बोलते हैं। और दोस्तों अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी का नाम गुरु शिखर है जो राजस्थान में आता है। तो आइए दोस्तों बढ़ते हैं हम अपने 10वें पॉइंट की तरफ, हिमालय पर्वत। देखिएगा भारत में से अक्सर निकलने वाली नदियां, जो हिमालय पर्वत की तरफ से जितनी भी नदियां निकलती हैं या तो वो बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं या अरब सागर की तरफ गिरती हैं। हिमालय से निकलने वाली कुछ नदियां पाकिस्तान की तरफ जाती हैं, बाकी की नदियां भारत में से निकलते हुए बंगाल की खाड़ी की तरफ गिरती हैं। दोस्तों एक प्रश्न आता है पेपर में कभी कभी कि भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण कब किया? परमाणु का मतलब अणु के ऊपर रिसर्च करना। तो दोस्तों वो हुआ था 17 मई 1974। जी हां, 17 मई 1974 सरकार थी कांग्रेस की, हमारे देश की प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी, उनके टाइम पर यह परीक्षण हुआ था। फिर दूसरा जो परीक्षण हुआ था वो हुआ था 1998 में, स्थान था पोखरण। दोस्तों बार बार इसी जगह को क्यों चुना गया परीक्षण करने के लिए? इसके पीछे का रीजन, पोखरण रेगिस्तान के अंदर एक ऐसा स्थान है जहां बहुत दूर दूर तक कोई भी पॉपुलेशन नहीं है, और इस पोखरण के परीक्षण करने के कारण जो टेम्परेचर है बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, तो मानव को ज्यादा क्षति ना हो, नुकसान ना हो, इसलिए जब भी वैज्ञानिक परीक्षण करते हैं किसी ऐसे स्थान का वो चुनाव करते हैं जहां पे ज्यादा भीड़ भाड़ ना हो। दोस्तों हमारा 12वां प्रश्न का आंसर है विटामिन सी। देखिएगा कभी कभी पेपर में एक प्रश्न आता है कि ऐसा कौन सा विटामिन होता है जो दूध में नहीं पाया जाता? तो दोस्तों वो होता है विटामिन सी। अब प्रश्न इसके पीछे का कि यह विटामिन दूध में क्यों नहीं होता? तो देखिएगा विटामिन सी हमेशा खट्टे फलों से हम लोगों को प्राप्त होता है, और आप जानते हैं दूध में अगर कोई भी चीज खट्टी मिलेगी तो उसके कारण क्या होगा? दूध फट जाएगा। तो दोस्तों विटामिन सी दूध के अंदर नहीं होता। यह प्रश्न मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, ऐसा कौन सा विटामिन होता है जो दूध में नहीं पाया जाता? वो विटामिन सी। लेकिन आपने यदि दही देखी हो तो उसके अंदर विटामिन सी बहुत ज्यादा मात्रा में होता है। अब प्रश्न है विटामिन सी की कमी के कारण कौन सी बीमारी हो सकती है, या विटामिन सी की कमी से हमको कौन कौन से बेनिफिट होते हैं? तो दोस्तों देखिएगा विटामिन सी की कमी के कारण सकरवी। अब ये सकरवी बीमारी होती क्या है?
सक्रिय बीमारी का मतलब होता है मसूड़ों से होने वाली परेशानी, मसूड़ों का कमजोर होना, दांतों से खून निकलना, और एक प्रकार से त्वचा संबंधी बीमारी भी मैं इसको बोल सकता हूं कि विटामिन सी से कुछ इस प्रकार की बीमारियां हम लोगों को होती हैं। आगे है दोस्तों नोबेल पुरस्कार। देखिएगा, जब भी आप कभी विश्व की बात करें, साथ के साथ आप हमेशा भारत को जरूर याद रखना। संपूर्ण दुनिया में ऐसा कौन सा पुरस्कार है जिसको सबसे बड़ा पुरस्कार माना जाता है? दोस्तों वो है नोबेल पुरस्कार, और इसकी शुरुआत हुई थी 1901 में। अब प्रश्न आता है, नोबेल पुरस्कार को नोबेल क्यों बोला जाता है? एक्चुअल में स्वीडन देश के एक वैज्ञानिक थे, जिनका नाम था अल्फ्रेड नोबेल। उम्मीद करता हूं आप लोग ध्यान रखेंगे, अल्फ्रेड नोबेल जिन्होंने खोज करी डायनामाइट की, बहुत बड़े वैज्ञानिक थे, और इन्होंने अपनी वसीयत में लिखा कि मेरे मरने के बाद जो मेरी धन संपत्ति है वो वैज्ञानिक लोग, अच्छे लोगों के काम आनी चाहिए। तो स्वीडन की सरकार उनके नाम पर एक पुरस्कार शुरू करना चाहती थी, तो वो पुरस्कार शुरू हुआ 1901 में। लेकिन दोस्तों आजकल ये पुरस्कार उसके बाद नॉर्वे देश के द्वारा दिया जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों रायसीना हिल्स। अभी कुछ देर पहले हम लोगों ने पढ़ा कि जब मुसलमानों के जाने के बाद, यानी कि पुरानी दिल्ली के बाद जब नई दिल्ली हमारे देश की राजधानी बनी, तो वायसराय के रहने के लिए कोई जगह बननी चाहिए थी। देखिएगा, यहां पर थोड़ा सा समझना है आपको कि ब्रिटेन में बहुत बड़ा, जो सबसे बड़ा पद होता था, वैसे वो होता था महारानी का। वो किसका पद होता था? महारानी का। आपने देखा होगा कई देशों में राजा बड़ा होता है, कई देशों में रानी बड़ी होती है। दोस्तों इंग्लैंड में महारानी बड़ी मानी जाती है और राजा छोटे माने जाते हैं। 1911 में जब जॉर्ज पंचम इंडिया आए थे, उन्होंने दिल्ली को राजधानी बनाया। अब एक प्रश्न यह भी था कि वायसराय के रहने के लिए कौन सा स्थान उपयुक्त हो। तो जो आज हमारा राष्ट्रपति भवन है, कभी यहां पर ऊंचे ऊंचे पहाड़ हुआ करते थे, और वो पहाड़ी का नाम था रायसीना हिल्स। तो रायसीना की हिल्स पर जो वहां पे कटीली झाड़ियां थी, उनको साफ करके बाद में वायसराय के लिए एक भवन बनाया गया, जिसे आज हम लोग राष्ट्रपति भवन बोलते हैं। दोस्तों प्रश्न आता है, संपूर्ण संसार में सबसे बड़ा महाकाव्य, यानी ऐसी कौन सी रचना जिसको गाया जा सके? हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि वो भारत से जुड़ा हुआ एक ग्रंथ है। तो महाभारत महाकाव्य सबसे बड़ा महाकाव्य माना जाता है। उस प्रश्न का आंसर है, क्योंकि लगभग इसमें 3.5 लाख के समथिंग श्लोक आते हैं। दोस्तों ये प्रश्न है कुछ कि भारत में बनने वाली पहली फिल्म कौन सी थी? तो आप लोग ध्यान देंगे, राजा हरिश्चंद्र भारत में बनने वाली पहली फिल्म थी, और यह फिल्म का निर्माण 1913 में हुआ था। ध्यान देंगे आप, 1913 भारत के लिए एक अच्छा वर्ष भी क्यों था? क्योंकि उसी वर्ष भारत के एक बहुत महान साहित्यवादी रविन्द्रनाथ टैगोर जी को उनकी एक रचना गीतांजलि के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था। और उनके बाद जो नोबेल पुरस्कार मिला 1931-33 के समथिंग सीवी रमन को मिला, लेकिन वो दोनों पुरस्कार भारत में काउंट नहीं किए जाते, क्योंकि हमारा देश 47 में आजाद हो गया। तो आप ये भी ध्यान देंगे साथ के साथ कि रविंद्रनाथ टैगोर को जो नोबेल पुरस्कार मिला था गीतांजलि के ऊपर, और दूसरा नंबर पे जो पुरस्कार मिला था सीवी रमन, उनको पुरस्कार मिला था भौतिक की खोज के कारण। लेकिन ये दोनों के दोनों नोबेल प्राइज इंडिया की काउंटिंग में नहीं आते, क्योंकि हम लोग 1947 के बाद हम लोग इंडिपेंडेंट बने। आगे है दोस्तों आलम आरा। प्रश्न इस प्रकार से आ सकता है, ऐसी कौन सी फिल्म है जो बोलती फिल्म थी? देखिएगा, राजा हरिश्चंद्र बनने वाली पहली फिल्म जरूर थी, लेकिन इस फिल्म में ना आवाज नहीं थी, इसलिए इस फिल्म को हम लोग मूक फिल्म बोल सकते हैं। मूक का मतलब बिना आवाज वाली फिल्म। आगे है आलम आरा। दोस्तों आलम आरा भारत की वो पहली फिल्म थी जिसमें आवाज भी थी।
एक प्रश्न आता है, ये भूगोल का जुड़ा हुआ एक प्रश्न है कि संसार की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है, या संसार की सबसे बड़ी झील? तो दोस्तों वो कैस्पियन सागर है। कैस्पियन सागर संसार की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है, जो रूस देश के अंदर ये आती है। और साथ के साथ हम लोग पढ़ लेते हैं कि भारत की सबसे बड़ी पानी की जो झील है वो कौन सी है, वो है बुलर झील, जो हमारे जम्मू एंड कश्मीर में आती है। ध्यान दीजिएगा, भारत में दो झीलें बहुत बड़ी हैं। एक है बुलर झील, जो बुलर झील है जम्मू एंड कश्मीर में आती है, लेकिन ये मीठे पानी की झील है। दूसरी जो झील है इसका नाम है चिल्का झील, लेकिन ये खारे पानी की झील है। और दोस्तों भारतीय नेवी की जो ट्रेनिंग है वो चिल्का झील के अंदर दी भी जाती है। आगे है भारत की सबसे लंबी नदी का नाम। मैं फिर रिपीट करता हूं, जब भी आप भारत से जुड़ा हुआ कोई भी प्रश्न पूछे, कोई भी चीज छोटी हो या बड़ी आप पढ़ते हैं, तो साथ के साथ विश्व के बारे में भी आप लोग ध्यान देंगे। भारत की कौन सी नदी सबसे बड़ी है? देखिएगा दोस्तों, एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज है। यदि आप ब्रह्मपुत्र नदी की लंबाई देखें और आप गंगा नदी की लंबाई देखें, तो ब्रह्मपुत्र नदी की लंबाई लगभग 2800 किलोमीटर के समथिंग, जबकि गंगा नदी की लंबाई लगभग 25 किलोमीटर के समथिंग है। उसके बावजूद भी गंगा नदी को भारत की सबसे लंबी नदी माना जाता है। जानते हैं आप क्यों? क्योंकि ब्रह्मपुत्र नदी भारत में केवल 300 किलोमीटर बहती है, बाकी है बांग्लादेश या तिब्बत में बहती है। इसलिए ब्रह्मपुत्र नदी भारत की सबसे लंबी नदी नहीं है, भारत की सबसे लंबी नदी है गंगा नदी। एक प्रश्न और आता है कि ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत देश में किस नाम से जानते हैं? उसका नाम है दोस्तों सांगपो। अगला प्रश्न और अंतिम प्रश्न है सुंदरवन डेल्टा। यह भी गंगा नदी के साथ जुड़ा हुआ एक प्रश्न है। देखिएगा दोस्तों, प्रश्न इस प्रकार से भी आ सकता है कि भारत का सबसे बड़ा डेल्टा या विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा। अब डेल्टा होता क्या है, ये समझने की चीज है। जब भी कोई नदी बहती है तो वह अपने साथ बहुत ज्यादा मृदा, मिट्टी, कंकड़, पत्थर लेकर के आती है और वो चीज कहीं ना कहीं जाकर आगे इकट्ठी हो जाती है। दोस्तों डेल्टा जिस भी नदी का बने, चाहे वो किसी भी नदी का डेल्टा हो, वो बहुत फर्टाइल यानी उपजाऊ जमीन होती है। तो गंगा नदी पे बनने वाला जो डेल्टा सुंदरवन डेल्टा, वो दो देशों में आता है, एक भारत और दूसरा है पश्चिम बंगाल। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये जितने भी प्रश्न है आपके समझ आए होंगे। और यदि फिर भी किसी प्रश्न से संबंधित कोई क्वेरी आप करना चाहते हैं तो आप कमेंट में लिख सकते हैं, और अगली सीरीज के लिए हम फिर दोबारा लेकर आएंगे इनसे बेहतर क्वेश्चन, बेहतर ट्रिक के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।